तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 12 का विद्युत चैप्टर कर रहे हैं। और इस विद्युत चैप्टर में हम लोगों ने थियरी और इसके एग्जाम्पल को पढ़ चुके हैं इससे पिछली की वीडियो में। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को। ठीक है, तो इसके अभ्यास प्रश्नों को हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है? कहा गया है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। कोई प्रतिरोध तार R है जिसके 5 टुकड़ों में उसको क्या किया गया है? बराबर भागों में काट दिया गया है। फिर इन टुकड़ों को पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान बताइए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि बिना सॉल्व किए तो हम बता नहीं सकते हैं कि 1/25 होगा कि 1/5 होगा कि 5 होगा कि 25 होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कोई प्रतिरोध R है, ठीक, इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मान लीजिए बांटने में 5 बराबर भाग क्या आएंगे? R1 बराबर R2 आएगा, बराबर R3 आएगा, बराबर R4 आएगा और बराबर R5 आएगा। हमने प्रतिरोध R के तार को 5 बराबर भागों में क्या किया? बांट दिया। क्लियर? फिर कह रहा है कि इन टुकड़ों को पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वह R डैश आता है। तो चलिए इसको हम पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे जब, तो यह हो जाएगा 1/R डैश, क्योंकि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? R डैश होगा। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। हमने पांचों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। अब हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/। अब हम देखेंगे कि जो आपका R1 है वह R/5 के बराबर है, R2 भी R/5 के बराबर है, R3 भी R/5 के बराबर है। यानी R1, R2, R3, R4 और R5 जो है वह R/5 के इक्वल है। तो हम इन सभी के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं? R/5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1/R/5, 1 2 3 4, एक और लिखेंगे हम लोग 1/R/5। अब हम क्या करेंगे, यानी जो मेन बटा होता है, मेन बटा देखिए आपका यही है, जो बटा के बटा मतलब कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये सब 5 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। हो जाएगा 1/R डैश बराबर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। क्लियर? और आप देख रहे हैं इन सब का हर जो है वह बराबर है। जब हर बराबर होता है तो हम अंश को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 1/R डैश बराबर, अंश जुड़ जाएगा तो 5 तो 5 है तो 5 कितना हो जाएगा? 25/R हो जाएगा। ठीक है, अगर हर बराबर तो हम उसको डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है? R/R डैश ने, तो बटा में तो R डैश, लेकिन ऊपर अगर R हो जाता है तो इसका मान निकल जाता है। लेकिन R देख रहे हैं यहाँ गुणा में है, बटा में है, तो यहाँ जब जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? गुणा होगा, फिर ये गुणा होगा ना, तो जाएगा R/R डैश बराबर 25। यानी R/R डैश का मान कितना आएगा? 25, जो कि आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, अब यह था आपका पहला। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवालों को हल करके ही आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में पूछते अगर आप हल कर देंगे तो और भी अच्छी बात है, ज्यादा से 2 मिनट लगेगा और क्या। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें से 4 ठो आपको फार्मूले दिए गए हैं। आपको यही बताना है कि इन चारों में से कौन सा विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है। तो आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो V इंटू आई तो है, पहला निकल गया। अगर हम V इंटू आई को चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो V बराबर हम जानते हैं कि I इंटू आर होता है। तो हम V की जगह क्या रख देंगे? I इंटू आर, और I पहले से है तो I का स्क्वायर हो जाएगा और R, तो I स्क्वायर R भी देखिए यहाँ पे आपका है। 2 ठो तो मिल गए, ये दोनों तो विद्युत शक्ति के मात्रक हैं, सूत्र हैं।
लेकिन बचे दूसरा और चौथा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखेंगे दूसरा सही होता है कि चौथा। तो हम जानते हैं, तो आपने निकाल दिया कि v बराबर आई इंटू आर होता है। अगर आप i बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, v अपान आर होगा कि नहीं होगा, i बराबर, इसको इधर भेज देंगे बटा में हो जाएगा। तो i जगह क्या रख देंगे, v अपान आर, तो आई स्क्वायर यहाँ रख देंगे v स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, गुणे में आर पहले से है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर है, तो आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, वी स्क्वायर बटा आर, तो वी स्क्वायर बटा आर। यह तीनों जो हैं आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर आर, यह विद्युत शक्ति के सूत्र हैं। लेकिन पूछा है नहीं, तो नहीं में कौन है, आई इंटू आर स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। विकल्प नंबर 2 आपका क्या होगा, सत्य होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आई इंटू आर स्क्वायर जो होगा वह विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 100 वाट है। यानी कहने मतलब कोई विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट पर 100 वाट की ऊर्जा व्यय करता है। क्लियर, यानी 220 वोल्ट अगर हम विभवांतर उसमें प्रवाहित कर रहे हैं तो उस समय उसकी ऊर्जा कितनी है, कितना व्यय करेगा, 100 वाट की। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट के विभवांतर से 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। यानी अगर हम इसमें 220 की जगह पर 110 वोल्ट का विभवांतर इसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं तब इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, आपको W का P का मान बताना है। ठीक है, तो जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप लिख लीजिए। तीसरे के लिए आपको क्या पता है, विभवांतर यानी V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या पता है, 100 वाट, यानी वो W जान लीजिए कि P का मात्रक होता है, यानी वाट। P बराबर क्या हो गया, 100 वाट हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि अगर हम V का मान 110 वोल्ट कर दें तब इसकी क्षमता यानी P कितना होगा, ये कितनी ऊर्जा व्यय करेगी, आपसे पूछा गया है। तो यानी जो विद्युत बल्ब होगा उस विद्युत बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वह चाहे 220 वोल्ट आप उसमें प्रवाहित करें या 110 वोल्ट विद्युत विभवांतर प्रवाहित करें, जो R का मान होगा वह दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बल्ब का खुद का अपना प्रतिरोध होगा। यानी जो R का मान यहाँ होगा वही R का मान यहाँ पर भी होगा। तो हम इसमें सबसे पहले प्रतिरोध को निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रतिरोध को निकाल लेते हैं तो हम यहाँ से इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, जब आपको प्रतिरोध मिल जाएगा तो आप यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं किस फार्मूले पर, यह वाला फार्मूला V स्क्वायर अपान R। ठीक है, तो हम यहीं से इसको हल करेंगे। तो देखिए विद्युत बल्ब का जब तक हम प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है। तो हमको R चाहिए इसलिए हम R यहाँ करेंगे तो P यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो R बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर अपान R। तो V का मान देखिए कितना है, 100 गुणे 100 बटा R का मान कितना है, 220। क्लियर, तो अब हम देखेंगे इसको, चाहे तो आप 1 0 से 1 0 इसको क्या करिए, काट दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ R नहीं बल्कि P रहेगा, उल्टा हो गया। यहाँ पे V का मान देखिए कितना है, 220 गुणे 220 बटा यहाँ पर P रहेगा ना, क्योंकि R जब यहाँ जाएगा P यहाँ जाएगा, और P का मान कितना है, 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आ गया 22 गुणे 22। तो 22 का 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 484। प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया, कितना आ गया, 484 ओम आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया था, अगर विभवांतर को हम 110 वोल्ट कर दें तब उसमें उसकी क्षमता कितनी होगी, यानी उसमें व्यय ऊर्जा कितनी होगी, आपको P का मान बताना है। तो यही फार्मूला भी लगाइए, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान R। तो V का मान कितना है, 110 गुणे 110 बटा R का मान आपने निकाला है कितना है, 484 आ गया है। अब 484 आ गया तो आप इसको देखिए कैसे काटेंगे, 11 से इसको काटेंगे तो 11 दहा में 110, 11 काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 दहा में 110, 11 चौक 44,
तो P बराबर आ जाएगा 10 गुणे 10 यानी 100। 10 दहा में कितना हो जाएगा 100 और बटा में 4। तो अगर 25 में आप 100 में अगर आप 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 25, यानी जो उसकी क्षमता होगी उसमें वो कितनी ऊर्जा व्यय करेगा 25 वाट की ऊर्जा व्यय करेगा। कितनी ऊर्जा व्यय करेगा 25 वाट ऊर्जा वो क्या करेगा व्यय करेगा। ठीक है, तो अब था ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। कोई दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ यानी दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए तार हैं और उनकी लंबाई और उनका व्यास यानी मोटाई दोनों क्या है सब समान है, दोनों एक जैसे तार ही हैं। फिर कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। दोनों तारों को पहले एक बार श्रेणी क्रम में फिर उसके बाद उनको पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। फिर कह रहा है कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना, यानी हीट का अनुपात आपको बताना है। तो चलिए जो चीजें आपको पता पहले आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि दो चालक तार हैं, क्लियर। अब दोनों चालक तार एक जैसे हैं यानी आपके दो प्रतिरोध हैं यानी R1 बराबर R2, क्लियर। ये आपके R1 बराबर R2 है, इसके ज्यादा समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आज से आगे कहा गया है कि इनको पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं। तब यह इसका जो तुल्य प्रतिरोध हम उसको R डैश मान लेते हैं। जो श्रेणी क्रम में R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो हम R डैश मान लेते हैं। तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसे जितनी समान आपके पास प्रतिरोध रहेंगे उसी तरह से आप आगे क्रम बढ़ा सकते हैं। तो R1 प्लस R2 आ गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे R1 बराबर R2 रख सकते हैं। तो R1 प्लस R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 कहाँ से समीकरण 1 से, क्योंकि आप R1 तो है, R2 बराबर क्या रख सकते हैं R1 रख सकते हैं। ठीक है, तो R डैश बराबर R1, R1 क्या हो गया 2R1, क्लियर। R डैश का मान आपने क्या निकाल लिया 2R1 होता है। यह तो आपने श्रेणी क्रम में कर लिया है। फिर कह रहा है कि उसको पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब इसको समांतर क्रम में, तो लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर या संयोजित करने पर जो भी लिख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा इसका जो हम तुल्य प्रतिरोध, इसका R डैश माने थे, इसका हम तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि R1 और R2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसी के बराबर कर देंगे 1/R1 प्लस 1/R2, जो क्या रख देंगे R1, क्या रख देंगे R1, कहाँ से समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से जो R2 है वह R1 के इक्वल है, बराबर है, क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि अगर इसका हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो एक एक कितना जाएगा 2/R1 बराबर 1/R डबल डैश, क्लियर। अब हमको R डबल डैश का मान चाहिए, इसलिए हम इसको जो ऊपर करेंगे, ये जब भीतर को पलटेंगे तो ये इसके इधर का मान जब पलटेगा तो इधर का भी मान क्या होगा पलट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा R डबल डैश बराबर, जब ऊपर हो जाएगा तो R1/2 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक तो हमने क्या किया, दोनों को तो हमने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। तो जब हमने इसको श्रेणी क्रम में जब संयोजित किया तो R डैश बराबर 2R1 आया, और जब इसको हम पार्श्व क्रम में संयोजित किए R डबल डैश बराबर क्या आ गया R1/R2 आ गया। अब कहा गया है कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। तो याद रखिएगा कि हमने जब R डैश बराबर निकाला तो कितना आया था 2R1 आया, और R डबल डैश बराबर निकाला तो R1/2 आया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हमको क्या निकालना है, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए देखिए, तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि ऊष्मा H बराबर क्या होता है, तो H बराबर आपका होता है I2RT होता है। ठीक है, यह भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो फिर उसके बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध है, इसलिए जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उसको हम H1 से व्यक्त करेंगे,
जो समांतर क्रम में जोड़ा गया उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, एच डबल डैश से। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, लेकिन यहाँ पर आयन है तो इसलिए हम यहाँ पे आर डैश कर देंगे। ठीक है, यह भी आई स्क्वायर आर डबल डैश टी हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध आर डैश, इसलिए हम इसको आर डैश करेंगे। यह समांतर क्रम का उष्मा है तो समांतर क्रम में क्या है, प्रतिरोध आर डबल डैश है। ठीक है, तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर टी से टी कट जाएगा, तो एच डैश बटा एच डबल डैश बराबर आएगा आर डैश बटा आर डबल डैश। क्लियर, तो एच डैश बटा एच डबल डैश बराबर आर डैश का मान कितना है 2r1 बटा आर डबल डैश का मान क्या है r1 बटा 2 है। अब जो 2 बटा बटा होता है कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, r1 बटा r1, तो r1 से तो r1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या एच डैश बटा एच डबल डैश बराबर 4 बटा 1। अगर हम अनुपात की बात करें तो हो जाएगा एच डैश अनुपात एच डबल डैश बराबर 4:1 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला, क्योंकि इसका जो अनुपात आएगा वह 4:1 आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहा है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के जैसे आप लोग देखे होंगे अक्सर कुछ इस प्रकार से, तो उसमें जो हम लोग उसको जोड़ते हैं तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, यह बिंदु A है और बिंदु B है, देख रहे हैं ना। जब भी इसमें हम विभवांतर यानी वोल्टमीटर को जोड़ेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, देख रहे हैं कि नहीं। और यह कौन सा क्रम है, यानी इसका एक सिरा एक साथ, दूसरा सिरा दूसरे के साथ, यानी पहला सिरा बिंदु A के साथ, दूसरा सिरा बिंदु B के साथ। अगर हम इस प्रकार से किसी भी परिपथ में अगर किसी भी यंत्र को जोड़ते हैं या प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो वह किस क्रम में कहलाएगा, आपका समांतर क्रम में कहलाएगा, समांतर क्रम। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं पार्श्व क्रम, दोनों को एक ही कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब चीजें के। विद्युत जो है आपका, इससे आपके न्यूमेरिकल्स पूछने के बहुत ही चांसेज रहते हैं और पूछे जाते हैं, चांसेज नहीं बल्कि पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है यानी मिलीमीटर है तथा प्रतिरोधकता उसके बताया गया है कि 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर इसमें आपसे कहा गया है कि यदि इससे 2 गुना व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो चलिए जो जो चीजें आपको पता है पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले जो चीजें आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए। आपको पता है कि तार का व्यास, तो यहाँ लिखेंगे तार का व्यास। तो जो तार का व्यास है इसको हम लोग व्यास को d से व्यक्त करते हैं। d बराबर कितना दिया गया 0.5 mm दिया गया है। तो हम लोग मिलीमीटर है, हम लोग MKS पद्धति में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा मीटर में। तो और हमको इसमें क्वेश्चन में d नहीं बल्कि हमको r चाहिए, स्मॉल r, यानी जो त्रिज्या होती है, क्योंकि तार की जो हम लोग क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध, और उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², तो हमको r चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे त्रिज्या r। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है, व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो जाएगा 0.5 बटा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक, अब इसमें बता रहा है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता नोट कर लीजिए, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, रो। रो बराबर कितना दिया गया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। फिर कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध का, तो यहाँ पर प्रतिरोध R का मान दिया गया है, प्रतिरोध R का मान कितना दिया गया है 10 ओम। क्लियर, तो पूछ रहा है बनाने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। तार की लंबाई पूछ रहा है,
तार की लंबाई। तो लंबाई को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल l से। तो आपके सामने क्या क्या आ गया है, और आप जानते हैं कि रो आर एल और क्षेत्रफल ए में एक संबंध होता है कि r बराबर रो यल अपान ए। देख रहे हैं कि नहीं? अगर आपको ए निकालना पड़ेगा, ए क्या होगा? जो तार की मोटाई होगी। तो ए निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं तार का क्षेत्रफल लिख दीजिए। तार का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पे देखिए 0.5/2 गुणे 10⁻³ पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर का मान तो इतना बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे है 0.2 है ना। अब हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे तो क्या बढ़ जाएगा? 0। यानी आप कह सकते हैं 5/20। क्या कह सकते हैं? 5/20। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 गुणे है 10⁻³ का। तो आपको पता है घात का घात में गुणा हो जाता है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। यानी ये आपने क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो आपको तार की लंबाई यल निकालना है। तो यल निकालने के लिए आप वही फार्मूला लगाएंगे कि क्या होता है? R बराबर रो यल अपान ए। ठीक है? तो यह जो रो होता है इसके गुणे के रूप में होता है। ठीक है? तो आपको यल निकालना, इसे सबको पक्षांतर कर देंगे। तो यल बराबर आपका आ जाएगा रो, इधर इसके गुणा में इधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, और यह अब बटा में जिसके देखिए पहले हम ए को भेजेंगे तो r इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? और रो इधर इसके गुणा में यल के कहाँ आ जाएगा? बटा में। तो r का मान आप देखिए कितना रखा गया है? 10 हो। हम 10 रख देंगे गुणे क्षेत्रफल ए का मान कितना है? 22/7 गुणे 25/400 गुणे 10⁻⁻6। या तो हमने ए का मान रखा, लेकिन बटा में भी रो बचा है। रो का मान देखिए आपका यहाँ कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁸। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बड़ा दिखेगा, उससे आप लोग घबराइएगा जी। ठीक है? तो पहले जो चीज बटा में होती है, देखिए अगर मेन बटा के ऊपर होता है कोई बटा, तो बटा के नीचे आ जाता है। 4 गुणे 700 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर इसके बटा में कुछ होता, मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 हो जाती है, 5 ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। अगर कोई चीज मेन बटा के ऊपर बटा में है, जैसे नहीं इसके बटा गया है तो मेन बटा यह है ना, अगर यह वाली नीचे कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाती है। तो हो जाएगा 10 गुणे 22 गुणे 25 गुणे 10⁻⁻6 बटा 1.6 गुणे 10⁻⁻8। तो पहले से था है 7 गुणे 400 नीचे आ जाएगा। ठीक है? अब हम सबको सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने का पहले हम घात को ऊपर भेजेंगे। ये 10⁻⁸ है, तो हम इसको ऊपर भेज देंगे। और दूसरी चीज आप देखिए 10 की पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। या तो इसको इस प्रकार रहने दीजिए, तो 1 0 से 0 इसका क्या करिए? काट दीजिए। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ हो गया। आप इसको अब काटना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप 5 से इसको काट रहे हैं, 5 25, 5 से इसको आप काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ठीक है? अब उसके बाद आप 2 से काटना चाहेंगे तो 2 से 11 बार में कटेगा, और ये 2 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। देखते जाइएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है? ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 11 गुणे 5, यानी 11 5 55 गुणे 10⁻⁻6 बटा नीचे क्या बच गया? ये 1.6 और यह 4 और गुणे 7, 7 चौक 28 हो गया, यानी 1.6 गुणे 7 चौक 28। क्लियर? 7 चौक 28। अब यह 10⁻⁻8 को ऊपर भेजेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो 10⁻8 हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद देखिए यह नीचे एक दशमलव लगा है ना, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो चलिए अगले लाइन में बढ़ा देते हैं। तो यह हो जाएगा 55 गुणे 10⁻⁻6 और 10⁻+8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 में 6 घटेगा तो 10⁻2 बच जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, तो हम 10⁻2 को बल्कि क्या लिख सकते हैं? 100 बटा 1.6 जो है ना, अगर हम दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? गुणे 28 हो जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करना चाहेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए अब 4 से कटेगा, यह 4 से कटेगा तो 7 बार में कटेगा, 7 चौक 28
और 4 से अगर आप 100 को काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 80 250 हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं? तो यानी आपके कहने का मतलब आ गया 55 गुणे 250 बटा 16 गुणे 7, 16 गुणे 7। अब चाहे इसे 2 से आप काटेंगे, जब आप 2 से काटेंगे तो यह 125 बार में कटेगा और 2 से यह कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। तो ऊपर आ गया 55 गुणे 125 बटा 8 सते 56। अब हम 55 गुणे 125 कर देंगे। तो चलिए 125 में जब हम 55 का गुणा करेंगे तो 125 25 625 होता है, फिर 625 हम लिख देंगे तो जाएगा 5 7 8 6, यानी 6875 में हमको भाग किसकी लगानी है? 56 की। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 6875 बटा 56। तो चलिए 56 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 56 भागे 6875, तो 56 एक कम 56 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है 1 आ जाएगा। फिर हम 7 को उतारेंगे तो 56 दूना 2 ही बार जा सकता है, ठीक है। 2 बार 6 दूनी 12 को सिलेक्ट का जैसे कि 11, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1। अब किसको नोट करेंगे हम? 5 को। तो 56 दूना 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार लेके जाइए। तो 112 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। अब उसके बाद हम दशमलव लगा के देखते हैं कि क्या आता है। जब 430 आ गया, जब हम दशमलव लगा के देखेंगे तो 8 5 40, अच्छा 48 ज़्यादा हो जा रहा है, 448 हो जाएगा। तो हम इसको कितनी बार लेके जाएं? 7 बार देखते हैं। 7 6 42 हासिल 4 का और 7 5 35 4 39, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ जब हम घटाएंगे 12 12 3, दशमलव लगा 0। अब कितनी बार? 6, अच्छा 36, 7 बार। 56 गुणे 6, 4 36 3 का 6 25 30 3 33, और जब 7 बार जाए 392 ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 बार हम देखेंगे तो 6 बार में आपका चले जाएगा भाई, यानी 122.76 मीटर लिख सकते हैं सीधे। कितना लिख देंगे? 122.76 मीटर लिख देंगे, ठीक है। यानी जो उसकी लंबाई की बात चले, यहाँ पे यल निकल रहा है ना, यानी जो उसकी लंबाई यल बराबर आएगा वह 122 आएगा, 122.76 मीटर। यानी जो वो तार की लंबाई होगी कितना होगी? 122.76 मीटर होगी, ठीक है। तो ये अभी नोट कर लीजिए। अभी इसमें और भी कहा गया कि यदि इसके 2 गुना व्यास कर लें तो इसका प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए या इसके साथ स्क्रीन निकाल लीजिए। आइए हम देखते हैं कि जब इसके व्यास को 2 गुना कर देते तब इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो उसके लिए देखिए हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि R बराबर रो यल अपान ए, ठीक है। यह पहली कंडीशन जिसको आप समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिएगा। अब कहा गया है कि इसके व्यास को 2 गुना कर दें। अगर हम व्यास को 2 गुना करेंगे तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी त्रिज्या R थी मान लीजिए, तो वह आपकी हो गई जो R डैश, जो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो मान लीजिए वह त्रिज्या R डैश होगी, वह इसकी R की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। जब आप उसकी जानते हैं कि आप जब उसका व्यास बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बदलेगा। तो मान लीजिए वो प्रतिरोध R ना होकर बल्कि क्या होगा? R डैश होगा। तो R डैश बराबर क्या होगा? रो यल अपान ए। अब क्षेत्रफल भी उसका बदल जाएगा तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इसका फार्मूला रखेंगे तो रो यल अपान ए जो है, ए डैश का फार्मूला क्या होगा? पाई R डैश का स्क्वायर, यही ना होगा? त्रिज्या का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? रो यल अपान पाई कोष्टक में हो जाएगा R1 के हम क्या रख सकते हैं? 2R, ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर। देख रहे हैं कि नहीं? R1 डैश में हम क्या रख सकते हैं? 2R, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा। रो यल और ये पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 4 को बाहर साइड में कर देते हैं। जब हम साइड में कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा रो यल अपान पाई R स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और ये देखिए हम लोग इसके बराबर भी रख सकते हैं, या क्या रख सकते हैं? रो
यल अपान ए का फार्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर, समझ रहे कि नहीं। अब हम इसके बराबर क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, आर डैश के बराबर, ठीक है। तो आपका आएगा आर डैश बराबर, तो देखिए 1/4 कोष्टक में इस पूरे के बराबर हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। इसके बराबर क्या हो गया आर, तो आर डैश जो होगा आर बटा क्या होगा 4, और आप जानते हैं आर का मान कितना दिया गया है 10 ओम, तो आर डैश बराबर 10/4, जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध जो होगा वह आर डैश बराबर कितना आएगा 2.5 ओम आएगा। फिर पूछ रहा है कि अंतर क्या आएगा, तो अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर बराबर आपका आ जाएगा, तो पहले देखिए 10 ओम था, अब 2.5 ओम हो गया, इसका मतलब प्रतिरोध में कमी आई है, तो जो इतना आएगा तो 10 माइनस 2.5, अगर आप 10 में से 2.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। 7.5 ओम, इतने की क्या आ गई है, कमी हो गई थी, ठीक है। कब, जब आपने इसके व्यास को 2 गुना कर दिया। एक बार से फिर इसको आप समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ तक तो यल बराबर 122.76 मीटर तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपसे यही पूछा गया कि इसके व्यास को 2 गुना कर दो तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। मान लीजिए अभी जब आप इसको 2 गुना नहीं किए, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, सिर्फ आप यहाँ तक देखिए, जब आपका तार लंबा था तो आपका जो प्रतिरोध था वह आर बराबर कितना था, रो यल अपान ए बराबर, ठीक है। तो अब हम एक बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सूत्र होता है, तो आपका हो गया रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हमने इसको बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब कहा गया जो यह आपका आर स्क्वायर है इसको हम 2 गुना कर दे रहे हैं। जब 2 गुना करेंगे तो ये जब 2 गुना करेंगे इसकी त्रिज्या को, जब आर को 2 गुना करेंगे तो मान लीजिए उसकी जो त्रिज्या होगी वह आर डैश हो जाएगी, जो नया वाला व्यास होगा, समझे, त्रिज्या होगी वह आर डैश बराबर आपका 2r होगा, देखिए। तो अब जब इसकी हम लोग त्रिज्या को व्यास को बढ़ाएंगे तो इसकी जो प्रतिरोध उसके भी परिवर्तन हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका आर ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा आर डैश हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बदलेगा तो इसलिए इसका मान भी बदल जाएगा। तो आर डैश बराबर हो जाएगा रो यल अपान ए। अब आपने क्षेत्रफल में पढ़ाया है तो यह क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, इसलिए रो यल अपान पाई, और यह जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा वह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, आर डैश रख देंगे, और आप जानते हैं कि आर डैश किसके बराबर है 2r के बराबर, तो हमने आर डैश यहाँ क्या रख दिया 2r का स्क्वायर कर दिया। तो रो यल अपान पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से 1/4 हमने, देखिए नीचे 4 हमने 4 को साइड में कर लिया तो 1/4 लिखाएगा, रो यल अपान यह 4 पाई आर स्क्वायर। यह टोटल जो मान है वह किसका मान है, आर का मान है, इसके जगह पे क्या रख दिए आर रख दिए, तो आर डैश बराबर r/4 हो गया, और आर का मान कितना दिया है 10 ओम दिया है, तो 10/4 करके 2.5 आ जाएगा। तो यह जो आपका नया प्रतिरोध होगा वह कितना होगा 2.5 ओम होगा। और अंतर की बात किया है, कितना अंतर होगा, तो पहले 10 ओम था, अब हम 2.5 ओम रह गया, कितना कमी हो गई 7.5 ओम की, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धारा I के संगत मान दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिए गए हैं कि यदि आप उसमें 1.6 वोल्ट विभवांतर जब उसको प्रदान करते हैं तो उसमें 0.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। जब 3.4 वोल्ट विभवांतर उसको देते हैं तो उसमें 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। जब 6.7 उसमें भी विभवांतर जब उसको दिया जाता है तो वह 2 एम्पियर की धारा उत्पन्न करती है। तो इसी विभवांतर और धारा के बीच आपको एक ग्राफ खींचना है ना, क्या कहा है कि V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, तो हम एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, फीट की सहायता से आप लोग बना लीजिएगा। और इस पे हम लोग, चलिए यह जो नीचे है आपका x अक्ष है और यह आपका y, इस पे हम लोग व्यक्त कर देते हैं धारा को, इस पे हम लोग किसको व्यक्त कर देते हैं धारा I को, और यह जो y वाला है इस पे व्यक्त कर देते हैं विभवांतर V को। क्लियर। अब हमने धारा I और विभवांतर V को व्यक्त कर दिया। अब रह गई इसके पैमाने की बात। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 0,
हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, आप यह दूरियां दोनों समान लीजिएगा। ठीक है, यह दोनों सब जो हमने 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर जैसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी वैसे पैमाना आप लोग ले लीजिएगा। अब उसके बाद बात आती है विभवांतर का। विभवांतर के लिए तो हम लोग कितना है, देखिए 2-2 की गैपिंग करके दिया है, तो चलिए 2-2 की गैपिंग या 3-3 की गैपिंग करके मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे चलिए मान लेते हैं 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, थोड़ा सा और हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14, और जो हमारा मान कितना है वह 13.2 ही तक है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मान लेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद अगर आप इसमें मानना चाहें दशमलव में, क्योंकि पहला 0.5 है तो 1 और 0 के बीच में अगर आप छोटा सा लगा देंगे तो 0.5 को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो I यानी एम्पियर पे 0.5, तो एम्पियर पे आप 0.5 यहाँ पर है। क्लियर। और उसके बाद विभवांतर भी 1.6 की बात किया जा रहा है। 1.6 का मतलब यहाँ पे आपका 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे ठीक इसके बीच से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.6, यानी यहाँ आपका लगभग या 1 हो गया और यहाँ पे लगभग आपका 0.6 होगा। इसको हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। देख रहे हैं ना, और दोनों जहाँ पे मिलेंगे यहीं पर आपके एक बिंदु बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जब आप एम्पियर धारा पे कितना चलेंगे 1, यहाँ पे आप आ गए 1 पे, और विभवांतर पे कितना जाना है 3.4, तो ये आपका 3 हो गया, ये लगभग आपका यहाँ पे 3 हो गया, तो 3.4 यहीं पर होगा ना। ये आपका जब 3 हो गया तो 3 और 4 के बीच आधा चलेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 से थोड़ा सा नीचे यानी 3.4, यानी इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको हम इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर देंगे, वहीं पर आपका वह अगला बिंदु बन जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका 2.67 दिया है, तो 6 देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं कि नहीं, और 6, 7 दिया है, तो यानी 7 से नीचे ही है, यानी ये आपका 7 होगा, तो ये 7 से नीचे लगभग यहाँ पे हम मान सकते हैं। ये आपका हो जाएगा V, और इसका I का मान कितना है 2, इस प्रकार से इसको बढ़ाएंगे। आप लोग फीट की मदद से बनाइएगा, तो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आपका है कि वह 10.2 और 3 तो यहाँ पर है, और 10.2 का मतलब 10 यहाँ पर हो गया, और थोड़ा सा इससे ऊपर 2 है, क्योंकि यहाँ ऊपर 11 है तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 10.2 का मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी हम इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको हम इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, यहीं पर कहीं पर जाके एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे टच कर देंगे, और जहाँ पे टच करेंगे वहीं पर आपका बिंदु बन जाएगा अगला। ठीक है। और फिर उसके बाद एक तो और रह गया है आपका धारा 4 और विभवांतर कितना 13.2, तो यह हो गया आपका 13, यहाँ पर 13 से थोड़ा सा ऊपर है 13.2 होगा। इसको हम फीट की सहायता से इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको हम इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पे एक दोनों दूसरे को काट देंगे वहीं पर एक बना देंगे, और फिर इसके बाद हम फीट की सहायता से इसको खींचेंगे तो यह जो चारों बिंदु हैं सब एक सीध में होते हुए आ जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यह था आपका विभवांतर V तथा धारा I के बीच का ग्राफ। अब लेकिन आपसे एक चीज और उन्होंने पूछा है कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। R निकालना है तो क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें से आप कोई भी एक V ले लीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि जो यह विभवांतर तो अलग अलग धारा, जब विभवांतर अलग अलग प्रोवाइड करेंगे तो धारा को अलग अलग मिल रहा था, लेकिन यह जो होगा क्या कहते हैं पदार्थ होगा, या जो मान लीजिए जो भी चालक होगा या इसका तो प्रतिरोध सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप उसमें अलग अलग विभवांतर या धारा क्यों ना प्रोवाइड करें। तो V का मान चलिए मान लीजिए हम यही ले लेते हैं 13.2, और उसके बाद धारा I का मान कितना ले लेते हैं 4.0। देख रहे हैं कि नहीं। तो अब उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, एक अंक इसमें दशमलव बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 4 हो जाएगा, तो 4 से हमको भाग कर देना है 13.2 में, तो 4 3 12, एक आया 2 उतारेंगे 4 3 12, यानी 3.3 ओम आएगा। कितना आएगा 3.3 ओम आएगा। यानी हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध R बराबर कितना आ जाएगा
3.3 ओम। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो आपको देखिए इसमें विभवांतर प्रवाहित किया गया है, यानी विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। जब 12 वोल्ट विभवांतर की बैटरी को संयोजित करते हैं तो परिपथ में कितनी धारा बहती है। तो परिपथ में धारा I का जो मान है वह 2.5 मिली एम्पियर है। तो हमको एम्पियर की आवश्यकता है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। तो 2.5 गुणे 10 की पावर -3 से जब गुणा कर देंगे मिली एम्पियर किसमें बदल जाएगा, एम्पियर में। तो पूछा है कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध यानी R का मान आपको बताना है कि R बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो V का मान कितना है 12 बटा I का मान कितना है 2.5 गुणे 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 को हम ऊपर भेज देंगे तो वह हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 3 बटा में 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 12 में 2.5 से भाग कर देंगे। 2.5 से 12 में जब भाग करेंगे या दशमलव हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इसमें भाग करना चाहें तो 25 चौक के 100 होता है। 25 चौक के कितना हो जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 2, 20 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 25 8 200 यानी 4.8 आएगा। कितना आएगा 4.8 आएगा। और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। और हमने जब R बराबर निकाला अभी तो कितना आया था 48 गुणे में 10 की पावर 3। तो या यूँ कह सकते हैं R बराबर आ जाएगा 48,000। कितना आ जाएगा 48,000 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48,000 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव था। ठीक है, यहाँ पे कितना था 2.5 था और यह 12 था। दशमलव हमने हटाया तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, नीचे अगर दशमलव को हटाना तो ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, अगर ऊपर से हटाना तो नीचे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और आपसे पूछा था प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया 48,000 ओम आ गया। ठीक है, आइए अब इसके 2 क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यह जो प्रतिरोध है इनको हमने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया गया है। ठीक है, फिर पूछ रहा है 12 ओम के प्रतिरोधकों से कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आपको सिर्फ घुमा दिया है। तो देखिए क्या किया है, तो पहले जो चीजें इसको पता है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से होगा, साल में किस प्रकार से होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें दिया है विभवांतर, तो विभवांतर आप लिख लीजिए। विभवांतर V बराबर 9 वोल्ट दिया है और इसमें कितने प्रतिरोध हैं 1 2 3 4 और 5 प्रतिरोध, यानी R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम, R5 बराबर 0.5 ओम, R4 होगा और R5 बराबर 12 ओम। ठीक है, इन पांचों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो मान लीजिए किसी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यही आएगा। तो R1 का मान 0.2, R2 का मान 0.3, R3 का मान 0.4, 0.5 प्लस 12। तो चलिए पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 4 9 और 9 5 14। तो 14 का मतलब यह हो गया 14 और एक अंक पे लग जाएगा दशमलव और प्लस 12। तो 12 एक कितना आ जाएगा 13.4 हो जाएगा। इतना क्या आ जाएगा ओम। यह तो हो गया आपने कि तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया।
तो आपसे पूछा है कि 12 ओम के प्रतिरोधकों से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप यह जानिएगा कि जो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उसमें धारा नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रतिरोध एक सीध में जुड़े होते हैं और धारा जब जाएगी एक सीध में तो उसमें धारा बटेगी नहीं कहीं, इसलिए श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है? समान रहती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। सभी धारा सभी प्रतिरोधों में समान बहती है। सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? समान बहती है धारा। ठीक है, तो कितनी धारा बहती है? समान बहती है तो I बराबर आपका आ जाएगा V/R। ठीक है, तो I बराबर V/R, तो V का मान कितना है? 9 वोल्ट। तो 9/R का मान कितना है? तुल्य प्रतिरोध 13.4। अब इसका एक अंक पे दशमलव यहाँ से घटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। अब चाहें तो आप 134 से इसमें भाग कर सकते हैं या इसको आप काट दीजिए ना। जब आप इसको काटेंगे 2 से या 45 बार में कटेगा और इसको जब काटेंगे तो 67 बार में कटेगा, 67 बार में। ठीक है, तो I बराबर आपका आ गया 45/67। तो 67 से आपको भाग करना पड़ेगा 45 में। तो चलिए भाग कर देते हैं। तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं तो लगभग कितनी बार भाग जाएगी? 6×36, 6 वाले क्या आएगी? 6 7 22 80 4 का 6×36 4 40। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 4। ठीक है, और फिर उसके बाद दशमलव लगा 0 बढ़ा दीजिए तो लगभग 6 वाले जाएंगे, 402 होगा। 7 बार ट्राई करिए। 7 7 480 4 का और 7 6 42, 42 4 46 चला गया, यानी 0.67। यानी I बराबर आप लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। और 0.67 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित होगी सभी प्रतिरोधों में, सभी जो प्रतिरोध हैं, पांचों प्रतिरोध, उसमें क्या रहेगी? समान रूप से प्रवाहित होगी। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। इसका शार्ट स्क्रीन वगैरह आप लोग निकाल लीजिएगा। आइए 10 देख लेते हैं। अब आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी जो बचे इसके क्वेश्चन हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत प्रवाहित हो। कहने का मतलब क्या है कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दें कि अगर उस पर 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो स्रोत में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। 176 ओम के कितने प्रतिरोध जोड़ना है? आपको कितने प्रतिरोध जोड़ना है ये नहीं पता है, आपको वही बताना है। जब हम कितने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद अब उसमें 220 वोल्ट का भी विभवांतर प्रवाहित करते हैं तो उस संयोजन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो चीजें है पता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। पहले हम यह देखेंगे कि जब 220 वोल्ट विभवांतर है और धारा I है तो उस समय उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। या तो एक प्रतिरोध के कितने प्रतिरोध जोड़ना है तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम विभवांतर और धारा से निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितने हैं, यानी विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट और धारा I बराबर 5 एम्पियर की है। तो प्रतिरोध R बराबर V/I। V का मान 220/5, तो काटेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा और 5 चौक के 20, 44 ओम आएगा। यानी इस जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना आना चाहिए? 44 ओम। यानी ये जो R है यानी यह तुल्य प्रतिरोध है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध। R बराबर कितना है? 144 है। तो आपसे पूछा है कि कितने प्रतिरोध को लगाना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे कि अपने श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कितने प्रतिरोध जोड़ना है तो आपको नहीं पता है, तो डॉट 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 n बटा हम क्या लिख देंगे? R। क्या लिख देंगे? n/R लिख देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि यह जो सभी प्रतिरोध R1 R2 R3 है यह समान है। सब कितने? 176 ओम के हैं। सब कितने हैं?
R1 भी 176 है, R2 भी 176, R3 भी 176 और डाट डाट करके R का जो यह जो है n तक 176 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि कितने कैट जोड़ा गया यही तो आपको बताना है, n का मान बताना है, कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं, 2 जोड़े गए कि 4 जोड़े गए कि 5 जोड़े गए कि 10 जोड़े गए, कितने जोड़े गए ये आपको बताना है। तो 1/r बराबर, तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं n करके, तो n बटा ये जो R1 R2 सबका मान देखिए, अगर ये 176 रहेगा, जब आधार बराबर है, आधार बराबर तो आधार कितना आएगा 176 आएगा, और ऊपर कितने होंगे, ऊपर टोटल कितने होंगे n, ऊपर टोटल कितने होंगे n, क्योंकि यही n बताना है कि कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं। यह नहीं कि आप 1+1+1 करने लगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1+1 तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके संयोजन में 3 प्रतिरोध लगे हैं कि 4 प्रतिरोध लगे हैं कि 5 प्रतिरोध लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कितने प्रतिरोध लगे हैं तो नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि टोटल n प्रतिरोध लगे हैं, और एक प्रतिरोध जो नीचे है यह सबका कितना है 176 ओम के हैं। तो इनका जब एलसीएम देखेंगे तो हर देखेंगे तो 176 आ जाएगा, तो n बटा 176, और तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना है 44, यानी 1/44 बराबर n बटा 176। तो आपको n का मान चाहिए, तो n का जब मान चाहिए तो देखिए क्या होगा, 144 से n हो जाएगा, तिरिये गुणा करेंगे बराबर 176 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 144 से 76 हो गया ना, n बराबर 176/44। तो अब हम इसको अगर हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, n बराबर कितना आ गया 4। n बराबर 4 का मतलब यही हो गया कि इस संयोजन में 4 प्रतिरोध जोड़े गए 176 का। देखेंगे किस प्रकार से, देखिए 1/r बराबर 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, चार्ट हमने भी जोड़ दिया। इसका जब हर बराबर है तो हो जाएगा 176। अब चार्ट हमको फिक्स पता है, इसलिए 1 1 2 3 1 4 हो जाएगा, और इधर 1/44। जब इसको आप काट देंगे कितनी बार में कटेगा 44 बार में, यानी 1/44 बराबर 1/44। दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं आया? अगर आप बराबर नहीं करना चाहते हैं तो 1/r ही रहने दीजिए, तो 1/r बराबर 144 के गुणा कर देंगे तो हो जाएगा r एक कम r बराबर 44। तो यहाँ से 144 निकल गया, ठीक है, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 44 ओम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।